एवरीवन, मेरा नाम अर्पित पटेल और हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। ठीक, गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म एंड डिफरेंशियल फॉर्म भी पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक ठीक। तो हमने गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म क्या पढ़ा था? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ क्या था? डाइवर्जेंस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर रो हमारा क्या था? वॉल्यूम, चार्ज, डेंसिटी। क्या था? वॉल्यूम, चार्ज, डेंसिटी। ठीक ठीक। अगर अगर कोई हमारा स्फीयर है, उसके सेंटर पे चार्ज है, सॉरी, कोई स्फीयर है, तो स्फीयर में जो चार्ज होता है वो सेंटर पे हमेशा जीरो होता है। मतलब जैसे वो कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, सेम वैसे ही जो हमारा स्फीयर होता है उसके सेंटर पे चार्ज हमेशा जीरो रहता है। क्या? सेंटर पे चार्ज जीरो रहता है। तो जो सेंटर पे चार्ज जीरो रहेगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी, वो सॉरी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी? मतलब जब चार्ज ही नहीं रहेगा तो डेंसिटी किस बात की? क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या हो जाएगा? जीरो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। ठीक। क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। ठीक। अच्छा, अब हम लोगों ने जब कूलम्स लॉ पढ़ा था तो हमने क्या एक चीज नोटिस की थी कि जो हमारा कूलम्स लॉ था वो क्या था? दोनों चार्जेस के प्रोपोर्शनल और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल। ठीक। तो इसको हम लोग कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या कहते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या कहते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी क्या करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। क्या करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ऐसे ही हमारा जो हमारा कूलम्स लॉ होता है वो क्या करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ठीक ठीक। अगर हमारा जो कूलम्स लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो ना करे, ठीक, अगर जो हमारा कूलम्स लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो जो हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे थे क्लोज्ड सरफेस की वजह से या गॉसियन सरफेस की वजह से, तो अभी तक क्या था कि हम लोगों ने गॉस लॉ क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स E dot ds vector of the closed sphere S is equal to Q enclosed by epsilon naught। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्लोज्ड स्फीयर की वजह से वो कितना है? वो किस पर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ उसके अंदर जो चार्ज है, चार्ज बाउंडेड बाय द स्फीयर, मतलब उस स्फीयर के अंदर जितना चार्ज है, बाउंड जितना चार्ज है उसके अंदर बाउंडेड चार्ज, उस पर डिपेंड कर रहा था। लेकिन अगर हमारा जो कूलम्स लॉ है वो अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है तो गॉस लॉ हमारा शेप पर भी डिपेंड करने लगेगा। शेप, सॉरी, शेप, साइज, जो भी कह लें, डिपेंड करने लगेगा। ठीक है, शेप साइज डिपेंड करने लगेगा। ठीक। कैसे? अब बताती कैसे। देखो कि अगर हमारा जो कूलम्स लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो F इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू ई। क्या होता है? F इक्वल टू Q इंटू ई। तो जब F ही नहीं फॉलो करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से फॉलो करेगा इनवर्स स्क्वायर लॉ? ठीक ठीक ठीक। सपोज मेरे पास कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस है। ठीक, ये क्या है? क्लोज्ड सरफेस। यहाँ पर एक चार्ज है Q, इसकी वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E।
हम मान के चलते हैं जो इस क्लोज सरफेस है इसका एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, ई एन कैप, जिसका मैग्नीट्यूड है डी एस। ठीक ठीक। अब अगर देखो जो हमारा एफ है प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर n एंड n इज नॉट इक्वल टू 2 एंड n इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक, एफ इक्वल टू क्या होता है, q इंटू ई वेक्टर। तो q सॉरी ई वेक्टर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर n। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर डी एस कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल ई और डी एस 0। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई को अगर मैं बाहर कर लूँ तो क्या बचेगा, डी एस। जो हमारा क्लोज सरफेस है इसको मान के चलते हैं कोई हमारा स्फीयर। स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr²। क्या होता है, 4πr²। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4π, इसके बीच का डिस्टेंस है ये r, 4πr²। ठीक, 4πr²। ठीक, अच्छा तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू ई क्यू के क्यू अपान आर की पावर n इंटू 4πr²। ठीक, के की वैल्यू 1/4πε0। तो ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 q इंटू 4πr² अपॉन आर की पावर n। 4π से 4π कैंसिल, तो यहाँ से क्या निकल गया है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्लोज्ड के लिए क्या हो गया, q अपॉन ε0 आर की पावर 2 - n। किस पर डिपेंड करने लगा, साइज। ठीक है, तो अगर कूलम्स लॉ क्या कि कूलम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो हमारा जो गॉस लॉ है वो सिर्फ उस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है इसके अलावा उसके साइज पर भी डिपेंड करने लगेगा। ठीक, किस पर डिपेंड करने लगेगा, साइज पर डिपेंड करने लगेगा। अच्छा, एक बात और क्या कि जो हमारा कूलम्स लॉ है वो एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। क्या, कूलम्स लॉ का कोई हमारे प्रूफ नहीं है। ठीक ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फंडामेंटल लॉ। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल लॉ। कूलम्स लॉ इज अ फंडामेंटल लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक ठीक। अच्छा, मैंने अभी एक चीज ड्रॉप कर दी। हम लोगों ने भी क्या किया था, सॉरी। अच्छा ठीक, तो अगर जो हमारा कूलम गॉस लॉ है, बेसिकली गॉस लॉ कुछ नहीं, मॉडिफाइड वर्जन है कूलम्स लॉ। गॉस लॉ इज ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द कूलम्स लॉ, बस और कुछ नहीं। तो जैसे हम कूलम्स लॉ को फंडामेंटल लॉ बोलते हैं, क्या ऐसे गॉस लॉ की फंडामेंटल लॉ बोल सकते हैं? अगर हम जैसे कूलम्स लॉ को फंडामेंटल लॉ बोलते हैं तो कूलम्स लॉ को यूज करके क्या करते हैं, गॉस लॉ डिराइव करते हैं। तो अगर हम गॉस लॉ को फंडामेंटल लॉ बोलें तो क्या इसका यूज करके हम कूलम्स लॉ डिराइव कर सकते हैं? बताइए, क्या इसको यूज करके हम कूलम्स लॉ डिराइव कर सकते हैं? देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशियल फॉर्म क्या था, डाइवर्जेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक, गॉस
डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है, ये सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करता है। ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इंटू डी टाउ। क्या करता है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करता है। ठीक ठीक, एक बार यहाँ पर हम डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं, रो बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं कि नहीं। सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो बाई एप्सिलॉन नॉट डी टाउ। ठीक, अच्छा, सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी टाउ। ये क्या होता है हमारा, डी क्यू। वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज है। ठीक, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी क्यू। क्या लिख सकते हैं, डी क्यू। मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में कि रो डी टाउ क्या होता है, डी क्यू। ठीक, 1/एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम डी क्यू। ठीक, अच्छा, अब सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट। कोई स्फीयर है, उसमें कोई उसके अंदर कोई स्मॉल एलिमेंट डी क्यू, तो अगर मैं उसका वॉल्यूम इंटीग्रल निकालूं तो उस स्फीयर के अंदर जितना चार्ज होगा वही तो आएगा। क्या आएगा, क्यू। क्या आएगा, क्यू आएगा कि नहीं आएगा, टोटल चार्ज क्यू। ठीक, क्या हो जाएगा, क्यू। ठीक, अच्छा, अब सपोज मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर हम कांस्टेंट टर्म का यूज नहीं, सिमेट्री बोलेंगे उसको। क्या, सिमेट्री। अगर हमारी कोई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर अगर सिमेट्रिक है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड सब जगह क्या है, सेम। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, सब जगह सेम है। ठीक, तो मैं इसको क्या बाहर कर सकता हूँ कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड डीएस। मान के चलते हैं हमारा जो स्फीयर है, चार्ज है क्यू, ये पॉइंट पी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ई, जो एरिया वेक्टर है डीएस वो भी सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ई डीएस कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल 0, तो ई सरफेस इंटीग्रल डीएस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डीएस स्फीयर का डीएस एरिया क्या होता है, 4πr², ई वेक्टर इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई इक्वल कह सकते हैं क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। और हम जानते हैं एफ इक्वल टू एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर। तो यहाँ से एफ वेक्टर क्या आ गया, 1/4π इंटू क्यू नॉट इंटू क्यू। ये क्या है हमारा, कूलम्स लॉ। कूलम्स, हेंस we can consider Gauss law is fundamental law in electrostatic। ठीक, hence we can consider Gauss law is fundamental law in electrostatic। ठीक, अच्छा, यहाँ से हम लोगों ने एक चीज नोटिस करी कि हम गॉस लॉ का यूज करके क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। क्या गॉस लॉ का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सभी डायरेक्शंस में क्या होना चाहिए, सेम। तभी हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है, सिमेट्रिक।
तब भी बोलेंगे ना कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिमेट्रिक। ठीक ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिमेट्रिक। तो हम गॉस लॉ का यूज करके भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारा क्या, उसके लिए क्या, सिमेट्री इज क्रूशियल टू अप्लाई गॉस लॉ। क्या होना चाहिए, सिमेट्री इज क्रूशियल टू अप्लाई गॉस लॉ, मतलब सिमेट्री कंफर्म की सिमेट्री होनी चाहिए कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो गॉस लॉ का यूज करके। सिमेट्री इज क्रूशियल टू अप्लाई गॉस लॉ। क्या, सिमेट्री इज क्रूशियल टू अप्लाई गॉस लॉ। ठीक, ग्रिफिथ एक फॉरेन ऑथर है, फिजिक्स की एक बुक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसमें वो एक बात लिखते हैं कि गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल बट इट डज नॉट ऑलवेज यूजफुल। गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल बट इट डज नॉट ऑलवेज यूजफुल, मतलब गॉस लॉ हमेशा एप्लीकेबल है, हमेशा, ऑलवेज, हमेशा एप्लीकेबल है, बट हमेशा वो यूजफुल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल बट इट डज नॉट ऑलवेज यूजफुल। फॉरेन ऑथर है एक ग्रिफिथ, उनकी एक बुक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसमें वो लिखते हैं। ठीक ठीक है, तो पहली बात कि सिमेट्री, सिमेट्री इज क्रूशियल टू अप्लाई गॉस लॉ। मतलब गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए सिमेट्री जरूरी है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो। ठीक है, अगर हमें गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो सिमेट्री जरूरी है। ठीक, गॉस लॉ का यूज करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो सिमेट्री क्या है, क्रूशियल, सिमेट्री इज क्रूशियल टू अप्लाई गॉस लॉ। ठीक, तो अब हमारे पास देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सिमेट्री, देयर आर थ्री kinds of symmetry, there are three kinds of symmetry. First one is spherical symmetry, spherical, and second one is cylindrical symmetry, cylindrical symmetry, and third one is plane symmetry, plane symmetry. ठीक ठीक, बात आती है स्फेरिकल सिमेट्री, मतलब जैसे हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, सपोज कोई स्फीयर है, क्या है, सपोज मेरे पास क्या है, कोई स्फीयर है। ठीक, और उस स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज है क्यू, क्या है, सेंटर पे एक चार्ज है क्यू। ठीक, उसके सेंटर पे एक चार्ज है क्यू। ठीक ठीक, उसके सेंटर पे एक चार्ज है क्यू। ठीक, तो जो क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सब देखिए क्या होगी, सेम जैसे सपोज कोई स्फीयर है। ठीक, क्या है, कोई स्फीयर, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, स्फेरिकल सिमेट्री। सपोज कोई मेरे पास कोई क्या है, स्फीयर है, उसके सेंटर पे एक चार्ज है प्लस क्यू, सेंटर है, इसे मान लेते हैं एक चार्ज है प्लस क्यू। ठीक, तो हम प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड, ई, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। ठीक, तो क्या ये जो स्फीयर है इसके क्या सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम, सिमेट्री का मतलब ही क्या है, सिमेट्रिक, सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम। इसको बोलते हैं हम लोग
स्फेरिकल सिमेट्री किसी कारण होती है, या तो पॉइंट चार्ज हो, या तो जो हमारा स्फीयर है वो चार्ज स्फीयर हो। क्या हो? चार्ज स्फीयर। सपोज कोई स्फीयर है, मेरे पास क्या है? चार्ज स्फीयर, टोटली चार्ज स्फीयर। ठीक है। अच्छा, एक बात और, ये गॉसियन सरफेस क्या होगा इसके लिए? क्या होगा? गॉसियन सरफेस क्या होगा इसके लिए? अच्छा, पहली बात तो गॉसियन सरफेस मतलब ऐसा सरफेस, गॉसियन सरफेस हम उसको कंसीडर करेंगे जहां पर उसका मैग्नीट्यूड, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या? सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? गॉसियन सरफेस। तो इसके लिए क्या होगा? स्फेरिकल सिमेट्री के लिए गॉसियन सरफेस क्या होगा हमारा? स्फेरिकल सिमेट्री के लिए गॉसियन सरफेस, क्या? गॉसियन सरफेस। इसके लिए हमारा गॉसियन सरफेस क्या होगा? खुद सोचो। प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस स्फीयर में? सब जगह सेम। तो अगर मैं इसको सेंटर मानते हुए एक और स्फीयर ड्रॉ कर दूं, ठीक, तो ये स्फीयर ये क्या हो जाएगा मेरे लिए? गॉसियन सरफेस हो जाएगा कि नहीं? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये गॉसियन सरफेस हो जाएगा कि नहीं? क्या हो जाएगा? गॉसियन सरफेस। ठीक, तो गॉसियन सरफेस यहाँ पर क्या है? ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट। तो गॉसियन सरफेस इसके लिए क्या है? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। ठीक, तो ये हमारी हो गई स्फेरिकल सिमेट्री। क्या हो गई? स्फेरिकल सिमेट्री। एंड सेकेंड वन इज सिलेंड्रिकल सिमेट्री। क्या थी? सिलेंड्रिकल सिमेट्री। ठीक, सिलेंड्रिकल सिमेट्री। ठीक, सिलेंड्रिकल सिमेट्री। सिलेंड्रिकल सिमेट्री मतलब कोई सिलेंडर है हमारे पास और उसके सभी जगह पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज सेम। कोई सिलेंडर है हमारे पास, क्या है? सिलेंडर। ठीक, क्या है हमारे पास? कोई सिलेंडर है जिसकी लेंथ क्या है? एल। ये हमारी क्या है? एक्सिस। और इसका रेडियस क्या है? स्मॉल आर। ठीक, जी हमारे पास क्या है? सिलेंडर। तो अगर इस सिलेंडर में इस एक्सेस के अराउंड, इस एक्सेस के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस। और ये भी हमारा क्या होता है? फ्लैट सरफेस। और ये हमारा क्या होता है? कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस क्या होता है? कर्व्ड सरफेस। तो अब प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, इधर भी रेडियली आउटवर्ड, कहीं पर भी ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो क्या है? सब जगह सेम है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है? सब जगह सेम है। तो ये कौन सी सिमेट्री हुई? सिलेंड्रिकल सिमेट्री हुई। ठीक, अच्छा, अब इसके लिए हमारा गॉसियन सरफेस क्या होगा? इसके लिए हमारा गॉसियन सरफेस क्या होगा? क्या इसके लिए हमारा गॉसियन सरफेस क्या होगा? गॉसियन सरफेस। ठीक, सिलेंड्रिकल सिमेट्री के लिए गॉसियन सरफेस क्या होगा? गॉसियन सरफेस हम क्या लेते हैं? ऐसा सरफेस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड सब जगह क्या हो? सब डायरेक्शंस में सेम हो। तो अगर मैं इस एक्सिस के अलोंग एक सिलेंडर और ड्रॉ कर दूं, एक सिलेंडर ड्रॉ कर दूं, तो क्या मेरे लिए गॉसियन सरफेस हो जाएगा?
ठीक, क्योंकि यही सिलेंडर मेरे लिए क्या है, गॉसियन सरफेस है ना, ऑलरेडी गॉसियन सरफेस है। ठीक, तो इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा मेरा, को इस एक्सिस के अलोंग अगर मैं एक सिलेंडर ड्रॉ कर दूं तो उसको, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस। कोएक्सियल सिलेंडर, कोएक्सियल सिलेंडर, कोएक्सियल सिलेंडर। ठीक, कोएक्सियल सिलेंडर। ठीक, तीसरा, तीसरी सिमेट्री हमारे पास प्लेन सिमेट्री। सपोज मेरे पास जैसे बोर्ड है, क्या है, बोर्ड। ठीक, तो इस बोर्ड पर अगर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करूं तो चार्ज कहाँ जाएगा, उसके सरफेस पे जाएगा। कहाँ पर जाएगा, सीधी सी बात है, सरफेस पे जाएगा। कहाँ पर जाएगा, सरफेस पे जाएगा। ठीक, कहाँ पर जाएगा, सरफेस पे जाएगा। थर्ड वन इज प्लेन सिमेट्री, प्लेन सिमेट्री। ठीक, जैसे सर प्लेन है, इसमें मैं चार्ज, तो ये चार्ज कहाँ जाएगा, इसके सरफेस पे तो जाएगा। ठीक, चार्ज कहाँ जाएगा, इसके सरफेस पे जाएगा, और सरफेस पे सब जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक, ठीक, सरफेस से चार्ज गया, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस तो सब जगह पे चार्ज क्या है, सेम। सब जगह पे चार्ज क्या है, सेम, तो चार्ज सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेम होगा, मैग्नीट्यूड। कौन सी सिमेट्री हुई, प्लेन सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री हुई, प्लेन सिमेट्री। सपोज मेरे पास ये प्लेन है, क्या है मेरे पास, एक प्लेन। क्या है मेरे पास, एक प्लेन। क्या है मेरे पास, प्लेन है। ठीक है, मेरे पास क्या है, प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए मेरा कोई गॉसियन सरफेस क्या होगा, इसके लिए मेरा गॉसियन सरफेस क्या होगा, क्या, इसके लिए मेरा गॉसियन सरफेस क्या होगा प्लेन सिमेट्री के लिए। तो इसके लिए हम लोग गॉसियन सरफेस जो चूज करते हैं उसको पिल बॉक्स, क्या बोलते हैं, पिल बॉक्स, गॉसियन सरफेस पिल बॉक्स। अब ये क्या है, पिल बॉक्स, पिल बॉक्स which straddles the surface half of which of either side in plane। ठीक, पिल बॉक्स, पिल बॉक्स क्या है, ये पिल बॉक्स आप लोग कभी केमिस्ट की शॉप में गए, इसकी शॉप में, केमिस्ट की शॉप में, और उससे कभी कैप्सूल लिया है, कैप्सूल, जैसे विटामिन ई का कैप्सूल, विटामिन ई का कैप्सूल, उसमें क्या होता है, दो सरफेस हमारे क्या होते हैं, फ्लैट, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, दो सरफेस हमारे क्या होते हैं, फ्लैट, और बीच वाला क्या होता है, कर्व। जैसे कैप्सूल होता है ना, जैसे सपोज विटामिन ई का कैप्सूल, हरा हरा सा आता है, केमिस्ट की शॉप पे मिल जाएगा, विटामिन ई का कैप्सूल, उसमें क्या होते हैं, दो सरफेस हमारे क्या होते हैं, फ्लैट, बीच वाला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस होता है। ठीक, दो फ्लैट सरफेस और बीच वाला कर्व्ड सरफेस होता है। यह सीधी सी बात, पिल बॉक्स क्या है, रेक्टेंगल, कोई रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर बॉक्स, सीधी सी बात, उसको बोलते हैं पिल बॉक्स। ठीक, which straddles the surface half of which of either side in plane। मतलब which straddles the surface, जैसे सपोज मेरे पास ये मेरी नोटबुक है, क्या है, नोटबुक, ये कोई प्लेन है, क्या है, प्लेन, इस पे मैंने चार्ज दिया, चार्ज कहाँ गया, उसके सरफेस पे। ठीक,
अब ये जो पिल बॉक्स है ये क्या कह रहा है, विच स्ट्रेडल्स द सरफेस, विच स्ट्रेडल्स मतलब ये सरफेस को दो पार्ट में, which straddles the surface half of which of either side in plane, मतलब जो पिल बॉक्स है वो आधा सरफेस के इस तरफ ऊपर की तरफ, आधा सरफेस के नीचे, which straddles the surface आधा ऊपर और आधा नीचे। ठीक, अब इसका मतलब इसको ऐसा क्यों रखते हैं हम लोग पिल बॉक्स को, कि अगर कोई प्लेन प्लेट है, ठीक, प्लेन सरफेस या प्लेन प्लेट या थिन प्लेट जो भी है, उसकी वजह से कभी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हुई, तो अगर हम गॉसियन सरफेस को प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब पिल बॉक्स को ऐसे रखेंगे, तो जो प्लेन है उस पे सरफेस पे चार्ज है, तो प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, और जो हमारा गॉसियन सरफेस है इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, तो ई और ds के बीच का एंगल 0। ठीक, और दूसरा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड, ई ds के बीच का एंगल 0। ठीक, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में बहुत ईजी होगा, इसलिए हम पिल बॉक्स को कैसे रखते हैं कि वो सरफेस के आधा ऊपर है और आधा नीचे। ठीक ठीक, which straddles the surface half of which of either side in plane। ठीक ठीक, अच्छा, ये तो हो गई हमारी सिमेट्री की बात। क्या हो गई, सिमेट्री की बात। अब अच्छा, अब मान लेते हैं मेरे पास कोई एक कोई लीनियर चार्ज। क्या है, लीनियर चार्ज, सीधी सी बात है, लीनियर चार्ज है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक, क्या है, अब हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू linear charge, due to linear charge of infinite length, infinite length। ठीक, infinite length, सपोज मेरे पास लीनियर चार्ज है, वो भी इनफाइनाइट लेंथ। क्या है, इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, तो इसमें कौन सी सिमेट्री होगी, सिलिंड्रिकल सिमेट्री। क्या होगी, सिलिंड्रिकल सिमेट्री, सिलिंड्रिकल सिमेट्री। तो इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या होगा, सिलेंडर, कोएक्सियल सिलेंडर, कोएक्सियल सिलेंडर, ये क्या होगा, गॉसियन सरफेस। ठीक, सिलेंडर, तो हम एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं एल लेंथ का, जिसका रेडियस है आर, लेंथ क्या है एल और उसका रेडियस है आर। ठीक, सपोज इसकी लेंथ है एल और इसका रेडियस है आर। ठीक, अच्छा, ठीक, अब हम लोग गॉस लॉ पढ़ें। क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक ठीक ठीक, प्लस ई इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, और इधर भी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। अच्छा, यहाँ पर एरिया वेक्टर हमारा क्या होगा, ds, क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल ds वेक्टर, ds यहाँ पर क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल ds वेक्टर। अच्छा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ये वेक्टर, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 और इन दोनों के बीच का एंगल 90, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी वजह से होगा, सिर्फ
कर्व्ड सरफेस की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा? सिर्फ कर्व्ड सरफेस की वजह से होगा। ठीक ठीक। अच्छा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई वेक्टर डी एस कॉस थीटा क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो क्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिम्डा इनटू एल। ठीक है, ठीक। अच्छा, ई को अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकते हैं हम लोग? बाहर। और इसके कर्व सरफेस का सिर्फ एरिया क्या होगा? इंटू 2 पाई आर एल। ठीक, 2 पाई आर एल इंटू क्यू इनक्लोज लेमडा इंटू एल पान एप्सिलॉन नॉट। तो एल से एल कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का ग्राफ देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस आर, तो क्या होगा? डिक्रीजिंग ई प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू है 1/r के। ठीक ठीक ठीक। ये क्या हो गया कि अगर कोई लीनियर चार्ज है इनफाइनाइट लेंथ का, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ हमारे किसकी वजह से होगी? जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा, पहली बात तो सिलेंडर होगा, और सिलेंडर के सिर्फ कर्व्ड सरफेस की वजह से होगी। सिर्फ कर्व्ड सरफेस की, फ्लैट सरफेस की वजह से नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। ठीक ठीक। अच्छा, अब दूसरी बात, सपोज मेरे पास कोई प्लेन है, प्लेन सरफेस, फाइनाइट या इनफाइनाइट प्लेन सरफेस। ठीक, क्या है मेरे पास? इनफाइनाइट प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस है तो कौन सी सिमेट्री होगी? पहली बात तो प्लेन सिमेट्री होगी। और गॉसियन सरफेस क्या होगा हमारा? पिल बॉक्स। क्या होगा? पिल बॉक्स। ठीक, गॉसियन सरफेस क्या होगा? पिल बॉक्स। ठीक, ठीक। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फाइनाइट या इनफाइनाइट प्लेन carries यूनिफॉर्मली या यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक, सपोज मेरे पास इनफाइनाइट प्लेन है। ठीक 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 ठीक। क्या है? इनफाइनाइट प्लेन। ठीक ठीक। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये मेरा प्लेन, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। इधर भी चार्ज सरफेस पे रेडियली आउटवर्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। अब पिल बॉक्स, पिल बॉक्स क्या है हमारा? पिल बॉक्स। ये क्या है हमारा? गॉसियन सरफेस। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? ds वेक्टर, नॉर्मली आउटवर्ड। इधर भी क्या होगा? ds वेक्टर, नॉर्मली आउटवर्ड। तो हम लोग जानते हैं क्या? गॉस लॉ, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, सरफेस पे चार्ज है तो q क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। ठीक, अच्छा ठीक। अब एक तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, एक इसके वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको? फर्स्ट ई डी एस कॉस थीटा
प्लस सेकेंड ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसके वजह से इसको सेकेंड। ठीक, हम आगे चलते हैं। इसका पूरे का डी एस कॉम्पोनेंट एरिया वेक्टर पूरे का एरिया ए मान के चलते हैं, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू मॉड ऑफ ई प्लस ए इक्वल टू मॉड ऑफ ई इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए कैंसिल, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक ठीक, अगर ठीक है। अच्छा, एक बात और कि अगर दो प्लेट है मेरे पास, दोनों के पास अपोजिट चार्ज है, क्या है, दो प्लेट्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू प्लेट्स carries opposite charges। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू प्लेट कैरीज अपोजिट चार्जेस। ठीक, जैसे एक ये प्लेट है मेरे पास और एक ये प्लेट है मेरे पास, इसमें चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसमें माइनस सिग्मा, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें, इसमें माइनस। मान लेते हैं हमारी प्लेट ए है और ये हमारी प्लेट बी है। हमें जानना है दोनों प्लेट के आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और इनसाइड दोनों प्लेट के मिड में क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अच्छा देखो, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ई प्लस, और निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड ए वेक्टर माइनस। ठीक, इधर प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ई वेक्टर प्लस, माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड ई वेक्टर माइनस। ठीक, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई नेट क्या हो जाएगा हमारा, प्लेट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस का है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा। ठीक, और डायरेक्शन अपोजिट ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इधर इसका भी मैग्नीट्यूड सेम, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसका भी मैग्नीट्यूड सेम, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, कैंसिल। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कहाँ पर, आउटसाइड, दोनों प्लेट के आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो। ठीक, अब मिड में क्या होगी यहाँ पर, ठीक, इनसाइड पॉइंट देखो, प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ई वेक्टर प्लस माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड ई वेक्टर माइनस। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में। ठीक, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई नेट सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्या आ जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अभी हम लोगों ने तीन सिमेट्री की बात की, प्लेन सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री एंड सिलेंड्रिकल सिमेट्री। तो हम लोगों ने प्लेन सिमेट्री और सिलेंड्रिकल सिमेट्री का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, स्फेरिकल सिमेट्री, मतलब कोई अगर स्फीयर है तो उसके इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसके आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक, और स्फीयर भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होलो एंड सॉलिड। होलो भी हमारा दो टाइप का होता है और सॉलिड भी दो टाइप का होता है, एक कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। उधर भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग को बहुत सारी बुक्स में क्या बोलते हैं, मेटालिक, और नॉन कंडक्टिंग को
डाइलेक्ट्रिक। जो हमारा हॉलो स्फीयर होता है और सॉलिड, ठीक है। तो जो हॉलो में दो होंगे कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड में दो होंगे कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। तो जो हॉलो में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग और जो सॉलिड में कंडक्टिंग, इन तीनों पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो हमारे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहाँ? सरफेस में, ठीक। और उसमें वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्फीयर का फुल डिटेल, उसके इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस पर डिस्कस करेंगे।